दोस्तों नमस्कार। हम कोशिश करेंगे आंसर्स लिखने की इन क्वेश्चंस का। और भाई साहब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आप खुद से अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट माय फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस कर रहे हो, आंसर्स नहीं लिख रहे हो, तकलीफ़ होगी आपको। मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ, लिखने वाली बात बहुत ज़रूरी होती है। ठीक, अब लिखने वाली बात ज़रूरी क्यों होती है वो मैं आपको भी फिर से समझाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन था, डिफाइन करो एआई को और इसके इम्प्लीकेशंस को सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी के ऊपर एआई का क्या इम्प्लीकेशन है। तो प्रोबेबली आपको एक सादा पेज मिलेगा वहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ इस तरीके से इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि लिखने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक, कोई दिक्कत ना हो, बस, और कोई कारण है नहीं। तो मैं यहाँ पर जैसे था ना क्वेश्चन की डिफ़ाइन करो, किस चीज़ को डिफ़ाइन करो, एआई को। ठीक है, आपने क्वेश्चन यहाँ से देखा ही होगा, डिफाइन एआई एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन सोसाइटी। तो आते हैं वापस, डिफाइन करो एआई को एंड, राइटिंग पे मत जाना, मैं नोट पैड पे लिख रहा हूँ अपने पेन टैब पे, एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन सोसाइटी, ऑन सोसाइटी। ऐसे ये आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। अब इसका आप आंसर कैसे फ्रेम करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे आंसर, ऐसे हो गया। अब सबसे पहले क्या लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना। स्टार्ट हम ऐसे करेंगे क्योंकि डिफाइन करना है एआई को और फिर उसके इम्प्लीकेशंस को। तो क्वेश्चन का भी आप फ्लो पढ़ना कि क्वेश्चन ने पहले क्या पूछा है। ये तो बड़ी वाली गलती हो जाएगी ना, पहले आप इम्प्लीकेशंस ही बता दे रहे हो। तो हम एआई के बारे में बताएंगे। एआई के बारे में बताने के कई तरीके हैं। मैं अभी थोड़ा सा ऑफिशियल फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको कहीं ना कहीं बुक में लिखा मिल जाएगा, एआई से खुद ही मिल जाएगा। एआई खुद एआई के बारे में क्या बोल रहा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो आप बता सकते हो एआई इज़ द ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जो कि फोकस करता है मशीन ओरिएंटेड टास्क्स पे, या फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग मशीन कैपेबल्स ऑफ परफॉर्मिंग टास्क्स दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऐसा कुछ, मतलब आप कुछ भी ऐसा करके लिख सकते हो। और इसमें काम क्या बताओगे आप बताओगे कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई किस लिए यूज होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो आप एआई को इसी तरीके से बताओगे, कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो ऐसी चीज़ें बनाता है, ऐसे प्रोग्राम्स बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस्ड होते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड ही है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आप बता देना, डिसीजन मेकिंग का भी काम इसी के थ्रू होता है। इसी में आप फिर और रीजनिंग बता देना, और फिर जन एआई, जनरेटिव एआई के बारे में थोड़ा सा बता देना, एमएल के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में बता देना। सारी चीज़ें एक दूसरे से लगभग कनेक्टेड ही हैं। ये एक पार्ट हो गया। ठीक, अब आपको जैसे यहाँ इम्प्लीकेशंस पूछा है, हमने एआई को एक्सप्लेन कर दिया किस लिए यूज होती है, एआई होती क्या है। तो एआई तो आप बता लोगे एआई क्या है, कंप्यूटर के पास हमने दिमाग दे दिया, वो एआई है। एआई, आपने 1999 वाली मैट्रिक्स मूवी देखी हो, वहीं से उसकी बात हो रही है, इवन उससे बहुत पहले से बात हो रही है, और अभी भी एआई की बात हो रही है। तो कंप्यूटर के पास हम हल्का सा भी दिमाग दे देंगे। अभी आप ये सोचो कि मैं लिख रहा हूँ अपने एक डिवाइस पे जो कि मेरे हाथों के पास है, और उस चीज़ का असर इस स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है। और एआई की ही वैल्यू है यहाँ पर कि आप इस देश के अलग अलग कोने पे बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हो। एटलीस्ट 10 लोग तो देखेंगे ना ये वीडियो, 10 अलग अलग लोकेशंस पे बैठ के देख रहे हैं। है ना कमाल। यही एक एंगल से आई है। अपने शब्दों में आप इसको समझाओ, किसी बुक से हेल्प लो, गूगल से हेल्प लो, कहीं से भी लो, एआई एक्सप्लेन करो, फिर इम्प्लीकेशंस पे आते हैं। और इम्प्लीकेशंस में सबसे पहले याद रखना, जब भी इम्प्लीकेशंस पूछे, इफेक्ट्स पूछे, तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव बातें बतानी है। पॉजिटिव, अगर किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, अगर वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिख रही है तो पॉजिटिविटी पहले बतानी है, अच्छे से बतानी है। तो सबसे जो ज़रूरी काम एआई ने किया है वो स्टूडेंट्स के लिए किया है, एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत अच्छा काम किया है ना स्टूडेंट्स के लिए। तो आप बता दो कि भैया स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट ईजी हो गया है, किसी भी टॉपिक को समझना ईजी हो गया है।
आप ऐसे ऐसे करके चीज़ें बता सकते हो। जो नॉलेज है उसका एक्सेस बेहतरीन हो गया है। क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही लो प्राइस पे लोगों को अवेलेबल हो पा रही है। और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन नहीं बता देना, एजुकेशन भी हो पा रहा है, लेकिन एआई की मदद से ये चीज़ें तो बिल्कुल पॉसिबल हो गई हैं। उसके अलावा फिर आप बता सकते हो कि एआई जो है, अच्छा स्टूडेंट से भी पहले एआई का काम आप ऑटोमेशन में बता सकते हो। बाकी अगर आप दूसरे पे भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं। ऑटोमेशन के बाद आप पब्लिक सर्विस तो बाद की बात है, आप बता सकते हो। फाइनेंस में भी हो रहा है, लेकिन वो भी आप बाद में बताओगे। आप हेल्थ केयर बता सकते हो, ठीक है, हेल्थ केयर में कि किस तरीके से एक्यूरेट डायग्नोसिस हो रहा है, ठीक है। जो दवाएं हैं उसके ऊपर एक बढ़िया रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में बढ़िया रिसर्च हो पा रही है। ट्रीटमेंट प्लान्स जो है, अभी आपने देखा था जर्मनी में शायद हो रहा था, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मरीजों को, जो कि बहुत ज़रूरी था। पहले इतना अच्छा डेटाबेस बन नहीं पाता था। तो आप हेल्थ केयर के बाद पब्लिक सर्विसेज बता सकते हो कि लोगों को अलग अलग तरीके की सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से, भनाभन तरीके से दे दी जा रही हैं। अपने यहाँ देखो कितनी अच्छी स्कीम्स चलती हैं, यूपीआई जैसी चीज़ें, ये बिना एआई के अब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, 1 रुपये भी किसी के पास भेजना हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हो ना, और खटैक से जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, सामने वाले के पास पैसा पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं एआई का यूसेज यहाँ पर हो रहा है। हेल्थ केयर की बात हो गई, ऑटोमेशन की बात हो गई, चीज़ों को ऑटोमेट करना, एआई वहाँ पर बहुत अच्छे काम किया है। तो ये आप पॉजिटिव बातें लिख दोगे। उसके बाद नेगेटिव चीज़ें लिखनी है, लेकिन बहुत नहीं लिख देनी है। मैं कहता हूँ अगर आप 70% फोकस करोगे पॉजिटिव पे, तो सिर्फ 30% फोकस करना है नेगेटिविटी पे। किसी भी चीज़ की कितनी भी गंदी चीज़ आपसे पूछ ले, तो वहाँ पर आपको स्कोप ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर नहीं एकदम ही ऐसी चीज़ पूछ लिया जहाँ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी छाई हुई है, तो आप 50-50 कर देना। लेकिन ऐसा मत कर देना नेगेटिव बातें ही करते रह जाओ और पॉजिटिव बातों के लिए आपके पास समय ना मिले। कोशिश तो पहले यही करनी है कि 70% तक खींचो पॉजिटिविटी को, फिर 30% में आप बता दो नेगेटिविटी। अब जॉब का क्राइसिस, एआई के कारण आप ये बता सकते हो, और इसको जॉब का क्राइसिस मत बताना, इसको जॉब का डिस्प्लेसमेंट ही बता देना, ठीक है। और जॉब डिस्प्लेसमेंट आप किस एंगल से बताओगे कि भैया जॉब की जो प्रॉब्लम है, जैसे जिन लोगों को एआई रिप्लेस कर दे रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, अब उनको अपने लिए जॉब ढूंढना एक हरकुलियन टास्क लगेगा, मतलब बड़ा टास्क लगेगा। इतने आसानी से वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनके लिए। उनको जो आता था वो चीज़ उनसे छीन ली गई। ओके, तो ये थोड़ा सा एक बहुत ख़तरनाक पहलू है जो एआई लेकर के आया है। ये बेसिक ऑटोमेशन से ही ये चीज़ें चालू हैं। मैं ये नहीं मानता कि एआई जो है किसी की जॉब खा जाता है, लेकिन जॉब को डिस्प्लेस कर देता है, हिला डुला के रख देता है। बहुत सारे लोग उसमें टूट भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ क्राइसिस आ जाता है, कुछ लोगों के लोन चलते रहते हैं, उनको डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है। सीसी लिमिट्स कुछ लोगों की होती है, क्रेडिट कार्ड का यूसेज रहता है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पे कर पाते हैं। भाई आपकी जॉब ही चली गई, आप क्या कर पाओगे। अच्छी बात यह है कि ये जो लोन्स होते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, तो यहाँ पर बंदे के ऊपर कोई केस नहीं होता है, लेकिन लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते ना इन सब चीज़ों के लिए। तो ये वाली जो बात है डिस्प्लेसमेंट वाली, कि नौकरी के ऊपर ही खतरा मंडराने लगता है जब भी कोई चीज़ ऐसी डिसरप्टिव सी आएगी मार्केट में, तो ये आपको ज़रूर लिखना है। और एआई से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। और जॉब क्राइसिस को आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, क्योंकि ऑटोमेशन जो है वो जॉब लॉसेस तो करवाएगा ही, स्पेशली जिन सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने जा रहा है उन्हीं सेक्टर्स में वो तकलीफ़ें भी लाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स के केस में आप एआई टीचर्स ला दोगे, ऑटोमेशन में मशीन्स ला दोगे, हेल्थ केयर में आपको पता है रोबोट्स आ जाएंगे, पब्लिक सर्विसेज में लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसे होता है ना, कम हो गए। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनको नई ट्रेनिंग चाहिए होती है, बहुत सारे केसेस में तो वो सही जगह मतलब सही सैलरी पे जा भी नहीं पाते। जो आईटी सेक्टर से निकाले जाते हैं 1 लाख की सैलरी है, बाहर जा कर के उनको कोई 40,000 भी नहीं देना चाहता। हल्का सा ये सब मत बताना कि सैलरी कितना क्या मिलेगा, बस आप जॉब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना, जॉब क्राइसिस को ऐसे एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद सिक्योरिटी वाला रिस्क आप तो बताओ ही बताओगे भैया एआई के कारण चीज़ें हैं, लेकिन उससे भी पहले आप एथिक्स की बात करना,
और एथिक्स में ही आप डीप फेक वगैरह की बात कर देना, किस तरीके से आप किसी और की चीज़ों को प्रिटेंड करके उसके साथ धोखाधड़ी कर सकते हो। आपने नैनो बनाना का नाम सुना है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इमेज एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं। इवन बहुत ज़माने से फ़ोटोशॉप यूज़ होता आ रहा है। लोग एक दूसरे के साथ कितनी बदतमीजियाँ कर जाते हैं, किसी का फेस किसी की बॉडी पे लगा करके किसी को फेम दे देना, किसी को डिफेम कर देना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं ना। तो एथिकल यूसेज भी होना चाहिए एआई का, इस पर भी आप थोड़ी सी बात कर देना। और फिर आप अंत में सिक्योरिटी का रिस्क थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना कि भैया एआई जो है अगर पॉजिटिव काम कर रहा है उसके दिमाग लगा करके, तो एआई नेगेटिव काम भी तो कर सकता है। अगर कोई हैकर जो है वो एआई को यूज़ करके उन कमज़ोर लोगों को टारगेट कर रहा है जो बेसिक इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, उनके मोबाइल में घुस जा रहा है, उनके लैपटॉप में घुस जा रहा है, रैंसमवेयर अटैक कर रहा है, वायरसेस बना रहा है, वायरसेस का यूज़ करके अलग अलग हार्म कर रहा है लोगों को, तो ये हो जाएगा ना। तो ये वाला पार्ट भी आप ज़रूर ऐड करना। तो मैंने आई होप आपको एक पॉइंट बता दिया कैसे आपको आंसर अप्रोच करना है। और यकीन मानो अगर आपने ऐसे आंसर को अप्रोच किया तो एग्ज़ामिनर आपको चूकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चूकेगा कि वो आपको 4/4 नंबर दे दे, वो आपको दे देगा। सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन कोई आ जाएगा या यही क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। लेकिन आप अगर ये पैटर्न पकड़ के रखोगे तो आप सही आंसर लिख पाओगे। अब आपको अलग अलग क्वेश्चंस पे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि तभी आप ये सब चीज़ें पकड़ पाओगे ना कि उस क्वेश्चन में पॉजिटिविटी कहाँ है, उस क्वेश्चन में नेगेटिविटी कहाँ है, आप कैसे चीज़ों को रखोगे। यहाँ पर तो डायरेक्ट पॉजिटिव चीज़ें थी, नेगेटिव चीज़ें थी, तो हमको समझ में आ गई। कहीं कहीं एकदम हिडन होता है, कहीं कहीं वो एक्सप्लेनेशन पे ही आ जाएगा। जैसे जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आईसीटी इन स्कूल्स। यहाँ पर सीधे एडवांटेज ही पूछा है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ कुछ एकदम नेगेटिव कुछ नहीं बताओगे। 30% नहीं जाना है यहाँ, आप 10 ही % पे रह जाना। तो ज़रा मैं एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ से, ये नोटबुक ही लेता हूँ। ओके, अब देखो आईसीटी इन स्कूल्स, आईसीटी इन स्कूल्स की बात हो रही है, ऐसे बात हो रही है। थोड़ा और पतली पेन ले लें, देख लेते हैं, अगर हो जाए तो बढ़िया आएगा। अब आईसीटी इन स्कूल्स का बात है कि एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन स्कूल्स। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या बताओगे, आईसीटी की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, तो आईसीटी को देखते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि बच्चों की लर्निंग को ईजी बना दिया, लर्निंग मेड ईजी। और हमारा यही काम है एज अ टीचर भी, और हम स्कूल की मैनेजमेंट में किसी भी लेवल पे हों, हमारा काम यही है कि बच्चे के लिए लर्निंग ईजी बना दी जाए। और आईसीटी भी इसीलिए स्कूल में इतनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक। और लर्निंग जब ईजी होगी तो बच्चे को अच्छा फील होगा, वो उसकी लर्निंग ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी। अब अपग्रेड हो गई तो आप बता सकते हो कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, लर्निंग का एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो इन्हेंस हो जाता है। आप जब ये समझाओगे तो और अच्छा लगेगा लोगों को, मतलब जो वो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा। प्लस यहाँ पर आईसीटी इसलिए यूज हो जाता है, लर्निंग एक्सपीरियंस इन्हेंस कब होगा, ये तब होगा जब उस बच्चे के पास एक्सेस होगा ऑफ वास्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इन्फो का, ठीक है, एट हिज और हर फिंगर टिप्स, मतलब वो खटैक से इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो इसलिए लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है वो इन्हांस कर गया। बच्चे को अब कोई क्यूरियोसिटी है तो डायरेक्ट उसका जवाब पाएगा, और इन सब को मिला करके लर्निंग मेड ईजी हो गई, लर्निंग ईजी हो गई। लर्निंग इज ईजी फॉर द स्टूडेंट राइट नाउ ओनली बिकॉज वी आर यूजिंग आईसीटी फॉर देम। हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ आती है, जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो भी बहुत इम्प्रूव होता है इससे। सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में आएगी, टीचर्स एफिशिएंसी में। टीचर्स एफिशिएंसी विल इम्प्रूव, एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। आप ये ज़रूर लिखना, टीचर्स एफिशिएंसी पे आपको ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि एक अच्छा टीचर ही एक अच्छा स्टूडेंट बना सकता है, राइट। इसीलिए इतना फोकस किया जाता है हम लोगों के ऊपर, मतलब एज अ टीचर आप एक बेटर
टीचर बन करके उभरो। इसके लिए आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होती है, अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होता है जो कि आप पास करके ही टीचर बनते हो। उसके बाद टीचर की एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, और जब टीचर की एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है तो एक और चीज़ आपको मिलेगी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ये टर्म याद कर लेना, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ठीक है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एग्जाम में ऐसे लाइन से बाहर मत जाना तो एग्जामिनर डंडा लेके दौड़ा लेगा। ठीक है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग होगी। हर बच्चे की अपनी एक नीड होती है, इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। वो किस तरीके से समझना चाहता है, उसका आईक्यू लेवल किस तरीके का है, क्या चीज़ें उसको पसंद है, उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पर आईसीटी की मदद से टैकल की जा सकती है। इवन जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी आईसीटी की मदद से काफ़ी हेल्प की जा सकती है। ठीक, अब आखिरी में आप लिख देना कि जो बच्चे की स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उनको भी अपग्रेड किया जा सकता है आईसीटी की मदद से। किसी बच्चे को इंटरेस्ट ही है वीडियो एडिटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो आईसीटी उसके लिए तो रामबाण हो गया ना, वो कर जाएगा कमाल। और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये, पूरे फ्यूचर कैरियर को सेट कर देता है। अब यहाँ पर आप नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं बताओगे, मेरे हिसाब से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है ना कि एडवांटेजेस आप बता दो। बस हमको इतना याद रखना है कि विथ ग्रेट टूल्स देयर इज़ ऑल्सो अ नीड ऑफ एथिकल यूसेज, ऐसा करके कुछ आप थोड़ा बहुत लिख देना, एक ही 2 लाइन में, ज़्यादा नहीं। बाकी आप अंत में ये भी बता देना कि आईसीटी इज़ ग्रेट टूल, आईसीटी इन स्कूल्स इज़ अ ग्रेट वे ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजिंग आईसीटी। ऐसे कुछ आप लिखोगे ना तो अच्छा फील होगा, एग्जामिनर समझेगा हाँ इसने कंक्लूड ऐसे इस एंगल पे किया है। वहाँ पर ये बता देना कि इससे बच्चे की हर एक चीज़ पे फोकस किया जा सकता है, कॉग्निटिव भी, इवन साइकोमोटर भी, अफेक्टिव डोमेन पे भी फोकस किया जा सकता है बच्चे के मेंटल कंडीशन को समझते हुए। साइकोमोटर भी हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि आईसीटी तो अब बाहर भी आ चुका है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड करते हो, ठीक है, और बाहर ले जाकर बच्चे को स्पोर्ट्स भी खिलाते हो, इवन बड़े फॉर्मेट पे प्रोजेक्टर से जब मूवी वगैरह दिखाते हो, डांस परफॉर्म कराते हो दिखा के, तो वहाँ साइकोमोटर स्किल्स भी थोड़ी बहुत आप इम्प्रूव करा पाते हो। लेकिन वो सब थोड़ी सी आगे की बात होगी, इतना आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, इतने में ही आपका 4 नंबर का पेज पूरा भर जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव बातें पूछी थी तो आप उतना लिख देना। अंत में थोड़ा सा एथिकल यूसेज पे बात करके एग्जाम मतलब इस क्वेश्चन को आप फिनिश कर देना। ईजी क्वेश्चन था, लेकिन इसके टर्म्स को थोड़ा सा याद रखना जो मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये क्वेश्चन भले आपको ईजी लग रहा है। मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था, 1 मिनट, इंटरनेट वाला था ना, वाई इंटरनेट एक्सेस शुड बी अ फंडामेंटल राइट। देखो इंटरनेट एक्सेस की बात हो रही है। इंटरनेट एक्सेस एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ऐसा मैंने डायरेक्ट सवाल में ही पूछ लिया। हम ये कह सकते हैं, we can simply say that we can simply accept from our government that they should make internet as a fundamental right। ठीक है, और इस पे हम क्या बोल सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है। ठीक है, एक एंगल से आप ये समझा देना। बाकी आप बता देना कि ये एक प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि इंटरनेट इज़ अ प्लेटफॉर्म। इंटरनेट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फॉर इन्फो एक्सचेंज। ऐसे कुछ आप लिखोगे, अच्छा लगेगा। और आप ऐसे बता सकते हो कि सिविक पार्टिसिपेशन, सिविक्स पढ़ते थे बचपन में, पार्टिसिपेशन एग्ज़ाम में ऐसे आगे मत जाना लाइन के, अगर खींच देना तो ठीक है, पीछे चले जाना। इंटरनेट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सिविक पार्टिसिपेशन, ऐसे करके पॉलिटिकल इंगेजमेंट, ये सब चीज़ें आप हल्का फुल्का लिख देना। और यहाँ पर आप ये मत करो, मतलब इफ़ इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट देन मे बी यू आर लिमिटिंग एक्सेस, एंड दोज लिमिटेड एक्सेस
लिमिटेड एक्सेस जो होता है, लिमिटेड एक्सेस कैन लीड टू या फिर कैन हिंडर, लिमिटेड एक्सेस कैन हिंडर, ये हिंडर कर सकता है अ पर्सन्स अ सिटीजन्स एबिलिटी, ये हिंडर कर सकता है अ सिटीजन्स एबिलिटी टू स्टे इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड एंड पार्टिसिपेट इन democratic process, ability to be informed, ability to be informed and participate in a democratic process. democratic समझते हो ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये थोड़ा सा आंसर ना थियरी वाला ही है, मतलब ये क्वेश्चन ही, क्योंकि हमने यहाँ पर वाई जोड़ दिया। आपको क्या लगता है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसे इस एंगल पे आप ऐसे लिख देना। प्लस जब आप इसको फंडामेंटल राइट बनाओगे तो आपके देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बातें होंगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बातें होंगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर देना। इंडिविजुअल पोटेंशियल का आप वो बता सकते हो, इंडिविजुअल पोटेंशियल विल बी रिवॉर्डेड, ऐसे करके आप बता सकते हो ना कि जब वो एक फंडामेंटल राइट होगा तो बंदा जब जानता रहेगा ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है तो वो अपने उस तरीके से उसका यूज़ भी कर पाएगा ना। प्लस जो यहाँ पर आप एक चीज़ मिस कर गया मैं, इसेंशियल सर्विसेज कैन बी डायरेक्टली डिलीवर्ड टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। जैसे 6,000 रुपये सरकार भेजती है ना किसानों के खाते में, 2-2 हज़ार करके 3 बार, ठीक है। अभी सोचो यहाँ पर इंटरनेट का कुछ एक वेरिफिकेशन होता हो तो अगर फंडामेंटल राइट होगा तो जो भी एलिजिबल है वो आसानी से ये काम कर सकते हैं। KYC वगैरह लोग खुद ही कर लेते हैं, ठीक है, इवन बैंक अकाउंट वगैरह खोल पाते हैं। तो जब ये पॉसिबिलिटी होगी, फंडामेंटल राइट है अगर अकाउंट खोलना, फंडामेंटल राइट अब तो स्लीप को भी बना दिया गया है, कुछ स्टेट्स में इस पे बातें चल रही हैं। बाकी हमारे फंडामेंटल राइट्स कई सारे हैं, इंटरनेट भी उसमें से एक होना चाहिए, और इस पर बातें हुई भी हैं, ऐसा नहीं है हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। तो ये आप ज़रूर लिख देना, ठीक। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात हो गई, इसेंशियल सर्विसेज की बात हो गई। तो आखिरी में आप ये ऐड कर देना कि देश के इकोनॉमी के लिए या ग्लोबल कनेक्शंस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ग्लोबल पार्टनरशिप या ग्लोबल कनेक्शन / कनेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है। GDP ऑफ दी कंट्री के लिए भी ये काफ़ी अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि भाई जब आप इकोनॉमी की बात करते हो ना तो वहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, स्टॉक मार्केट्स होती है, कुछ अलग अलग तरीके की जॉब्स होती हैं जहाँ पर इंटरनेट की प्योर रिक्वायरमेंट होती है। और अगर उस बंदे के पास फंडामेंटल राइट है उस चीज़ को एक्सेस करने का तो भाई उसके लिए तो अच्छा हो गया ना। अब आप सोचो कि फंडामेंटल राइट अगर है, कोई एक बच्चा है जो पढ़ना चाहता था और उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट ही नहीं था इंटरनेट एक्सेस, तो वो नहीं पढ़ पाएगा ना। ICT टूल्स कैसे यूज़ कर पाएगा वो अपने आसपास? कोई ग्रामीण इलाका है, वहाँ स्कूल में इंटरनेट ही नहीं पहुँचा, फंडामेंटल राइट ही नहीं समझा जा रहा है। जैसे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सरकार कोशिश करती है ना कि वो हर बंदे तक पहुँचाए। अभी सरकार कोई कोशिश ही नहीं करेगी, कंपनियां भले कोशिश कर लें, सरकार नहीं कोशिश करती। आप BSNL का हाल देख लो, क्या हाल है। अगर फंडामेंटल राइट बना दिया जाए तो BSNL को अपग्रेड करना ही पड़े सरकार को। इस एंगल पे आप लिखना। मैं कहता हूं कि ये जो क्वेश्चन था ये क्रिटिकल था, इसका आंसर आप क्रिटिकली एनालाइज करके ही दे सकते हो। आपको सोसाइटी की डीप समझ होनी चाहिए, इंटरनेट के एथिकल यूसेज पे डीप समझ होनी चाहिए, तभी आप ऐसे आंसर को सही से फ्रेम कर पाओगे। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ये जो फ्रेमिंग करी है ये 100% सही करी है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि 3.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आप इतना सब कुछ लिख दोगे तो। एग्जामिनर आपका नंबर कहीं काट नहीं पाएगा क्योंकि इसके अलावा कुछ खास है नहीं जो आप कर सको। बाकी अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, 4था नंबर क्वेश्चन था, हाउ कैन गवर्नमेंट हेल्प।
वन हेल्प टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी। अच्छा, डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही थी, डिजिटल लिटरेसी, ये डिजिटल लिटरेसी इसकी बात हो रही थी, और इसको गवर्नमेंट प्रमोट करे या हम लोग सॉरी हम लोग मिलके प्रमोट करें, सारी बातें लगभग एक ही जैसी हैं। तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट की बात हो रही है, मैंने गवर्नमेंट की बात करी थी, तो हमने 2 पोर्टल्स की बात करी थी, दीक्षा और स्वयं, ठीक है। अच्छा, जिनको नहीं पता है क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, तो आप जाकर के पहली वीडियो देखना, ठीक है, पहली वीडियो देखना किस चीज़ की, जो हम लोगों ने मॉक 1 दिया है मेंस का, वहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी पार्ट है। तो हम डायरेक्ट दीक्षा और स्वयं की बात नहीं कर सकते, लेकिन उसको आगे कहीं ना कहीं बताएंगे ना। तो सरकार सबसे पहले क्या कर सकती है, सरकार सबसे पहले ये कर सकती है डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए कि वो प्रमोट करे एथिकल यूसेज को, प्रमोट करे एथिकल यूसेज ऑफ इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। टीवी हो गई, रेडियो हो गया, ऐसे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सरकार उस पर सही चीज़ें प्रमोट करे, जो कबाड़ी चीज़ें हैं उनका प्रमोशन थोड़ा सा बंद करे, डिजिटल लिटरेसी इस एंगल पे बढ़ेगी। प्लस जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उस पर भी सरकार काफ़ी फोकस करे कि किस तरीके से लोगों को अवेयर करना है। आपको पता है 50,000 से ज़्यादा लोगों के साथ इंडिया में डेली फ्रॉड्स होते हैं फाइनेंशियल लेवल पे, ये बड़ी खतरनाक बात है। तो सरकार को डिजिटल लिटरेसी पे बहुत काम करना है, इवन हमें खुद काम करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एथिकल यूसेज पे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अंत में जाना है। लेकिन डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि हमको सिंपल और एक्सेसिबल टूल्स बनाने पड़ेंगे जो लोग अच्छे से यूज़ कर पाएँ हर जगहों पे, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो। चीज़ें सिंपल होनी चाहिए, आसानी से लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए इंटरनेट, तब हम डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर पाएंगे। ऐसा नहीं करें कि 5,000 का ही रिचार्ज है और हम चाहते हैं कि सबके पास डिजिटली साउंड चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें हों, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसके अलावा आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा दो तो आप कंडक्ट कर सकते हो ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, सरकार भी कर सकती है कंडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप, या फिर आप अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकते हो। सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकते हो, राइट। ये हो गई बात। और कुछ समझ में आ रहा है? आप सेलिब्रिटीज़ को ऐसे बोल सकते हो कि भैया आप अवेयरनेस फैलाने के लिए अलग अलग स्टेप्स लो, जैसे अमिताभ बच्चन कई सारे स्टेट्स का तक प्रचार करते थे, तो ऐसे आप करा सकते हो ना कि भैया ये करो ये ना करो, जैसे आरबीआई कहता है, इनिशिएटिव है, ऐसे ऐसे करके स्टॉक मार्केट में एनएससी वगैरह कराते हैं, पीएससी वगैरह कराते हैं, फ्रॉड से लोगों को बचाना है। अलग अलग बैंक्स का अपना होता है, म्यूचुअल फंड्स का अपना होता है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी मेंशन कर देना, आपका काम बन जाएगा डिजिटल लिटरेसी के पॉइंट पे। प्लस आप कंटेंट को थोड़ा सा मॉडरेट करने की कोशिश करो कि भैया चीज़ें ना किसी के बहुत खिलाफ चली जाएं ना किसी के बहुत पक्ष में चली जाएं, मॉडरेट कंटेंट रहे तो वो एक अच्छी बात रहेगी। और अंत में एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए। आप कोलैबोरेशन की बात कर सकते हो कि सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से मिल बांट के चीज़ें कार्य करे और लोगों से मिल बांट के रहे, विपक्ष से मिल बांट के रहे, तो मतलब वहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी अलग लेवल पे ले जाई जा सकती हैं ना। अगर कम्युनिटी के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिटीज़, तो भी तो चीज़ें गड़बड़ लेवल पे चली जाएंगी। फिर आप ये कर सकते हो कि द प्लेटफॉर्म्स लाइक दीक्षा एंड स्वयं आर डूइंग ग्रेट जॉब, और सरकार को अपने और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए फॉर फार्मर्स, फॉर वुमेन्स, फॉर स्किल्ड वर्कर्स, फॉर इवन स्टूडेंट्स, और भी तरीके के स्पेशली एबल स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी, मतलब जैसे सीबीएसई की बुक्स अभी फ्री हैं एनसीईआरटी के थ्रू। ओके, तो मतलब ऐसे करके थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा
ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे हो गए ना कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी से हट करके आपसे सवाल पूछा गया है। मतलब मैंने ही पूछा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बता दिया, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप किस तरीके से वहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ आपके सामने गूगल नहीं होगा, चैट जीपीटी नहीं होगा, तो आप दिमाग में अपने कैसे चीज़ें लेकर के आओगे और क्या क्या बताओगे वहाँ पर। ये 4 पार्ट हो गया। ओके, डिजिटल लिटरेसी पे हमारी बात हो गई। अभी आखिरी पार्ट क्या था? शुड बी एथिकल, इंटरनेट यूसेज शुड बी एथिकल। एथिकल की बात कर रहे थे हम लोग। आप अपने व्यूज बताओ इस पे। सॉरी। इंटरनेट एथिकल होना चाहिए, ये बिल्कुल यस होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले इंटरनेट एक्सेस शुड बी एथिकल, यूसेज शुड बी एथिकल, यूसेज की बात हो रही है, तो आप सीधे बताना यस। एथिकल नहीं होगा तो चीज़ें बहुत ख़तरनाक होंगी। और सबसे पहले यस इसलिए हमने बोला क्योंकि यहाँ से प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, प्राइवेसी तो छोड़ो, इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप बता देना प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, प्राइवेसी। यहाँ पर मैं साइबर बुलिंग इन सब चीज़ों की बात कर रहा था। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अभी जो अपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ना, मिस इन्फो और डिस इन्फो, ये सबसे बड़ा इशू है ना इस समय का। क्वेश्चन आया था ना जीएस में, तो सबसे पहला पार्ट है यही डालना। देखो आपको हिंट भी मिल गया। दूसरी बात आप डाल देना प्राइवेसी की, प्राइवेसी ब्रीचेस, प्राइवेसी की बात हो रही है, प्राइवेसी ब्रीच की बात हो रही है, और ये बहुत बड़ा हार्म करता है इंडिविजुअल्स पे। और अगर इंडिविजुअल्स पे हार्म कर रहा है तो ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे भी पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या लिखी, अगर एथिकल इंटरनेट यूसेज पे बात आएगी तो हम प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे, और वहाँ पर इनडायरेक्टली हम सोसाइटी की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, भले वो प्राइवेसी के एंगल से हो, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के लेवल पे हो, साइबर बुलिंग के ऊपर हो। ओके, उसके अलावा हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है। ओके, इंटरनेट जो है एथिकल रहेगा अगर हम उसके पीछे जो संस्था जिम्मेदार है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके रखें। भैया अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आप ही कूटे जाओगे, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे यहाँ होने चाहिए, ऐसे कि कोई भी आप किसी का कोई भी डेटा ना एक्सेस कर ले। सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ओके, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी की मैंने बात करी, अकाउंटेबिलिटी की बात करी ही। और ओके, तो यहाँ पर पर्सनल सिक्योरिटी बनी रहेगी, और अगर पर्सनल सिक्योरिटी बनी है, सोसाइटी की सिक्योरिटी बनी है, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का भी ये मुद्दा है, बिल्कुल है। ओके, फेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आप अलग अलग एंगल पे शो कर दे रहे हो। जैसे आजकल होता है ना कि आप किसी कोई एक तरीके की वीडियो देख लो, एआई ऐसा काम कर दे रहा है कि कोई ऐसा बंदा है जो हल्का सा वुमेन्स के खिलाफ कुछ कंटेंट देखता है, खिलाफ मतलब कि अरे वुमेन्स तो अच्छी ही नहीं होती हैं, धोखेबाज होती हैं, दगाबाज होती हैं, बेवफाई करती हैं, तो उसको फिर ऐसे ऐसे करके और कंटेंट्स बढ़ाता हुआ चला जाएगा। तो ये भी एथिकल यूसेज नहीं हुआ। यहाँ पर कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना होगा। कोई लेफ्ट विंगर है तो उसको लेफ्ट विंगर के एकदम एक्सट्रीम कंटेंट दिखाए जाने लगेंगे, कोई राइट विंगर है तो उसको राइट विंगर की तरफ का बहुत एक्सट्रीम कंटेंट दिखाया जाने लगेगा, कोई हल्की सी न्यूडिटी वगैरह सर्च करने की कोशिश करता है तो उसको पूरा कंटेंट इस तरीके का दिखाया जाएगा कि उसका दिमाग हिल के रह जाए। ठीक है, कोई मतलब अलग अलग तरीके के इसमें गड़बड़ियाँ हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हल्का फुल्का आप यहाँ से हिंट लेकर के आंसर में अपने ऐड कर देना। इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन की बात हो गई, ट्रस्ट वगैरह की बात हो गई, तो ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है, और ट्रस्ट ऐसे ही बनेगा, हमने आपको बता दिया। ट्रांसपेरेंसी रखो और अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो लोगों का आपस में ट्रस्ट भी बनेगा। और फिर अंत में आप बता देना कि सस्टेनेबल फ्यूचर यूसेज, अगर हम आज एथिकल यूसेज कर रहे हैं इंटरनेट का तो वो चीज़ सस्टेनेबल भी होगी। सस्टेनेबल मुझे हमेशा से याद आता है, क्लास 8 या 9th में मैंने पढ़ा था, वहाँ पर बुक में साफ साफ लिखा था कि धरती पर जो भी रिसोर्सेस हैं ये ऐसे मत सोचा करो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है, ऐसा सोचा करो कि इसको हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, बच्चों से उधार लिया है।
अपने बच्चों से, तब आप उसका सही यूज कर पाओगे। इस चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है, और वहीं से निकल के आया है सस्टेनेबल यूसेज, कि अगर आप एथिकल यूसेज कर रहे हो इंटरनेट का, तो ही आप लॉन्ग टर्म में उसमें सर्वाइव कर पाते हो, नहीं तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, राइट। अगर अनएथिकल यूसेज ही होता रहा, सब हैकर ही बन गए, सब एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन इधर उधर उड़ा रहे हैं, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी कड़वा सच है। आप चले जाओ सोशल मीडिया पे, देख लो कौन वहाँ पर प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, हालत ख़राब है भाई साहब इस वक्त। सही कंटेंट तो लोग एकदम देखना ही नहीं चाहते हैं। सही कंटेंट पे 10 व्यूज़, 100 व्यूज़, 1000 व्यूज़ आते हैं, और घटिया नीच गिरे हुए कंटेंट पे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों व्यूज़ आ रहे हैं। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। यहाँ पर हम अकेले जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार तो मैं भी हूँ, जिम्मेदार आप भी हो सकते हो, लेकिन ये एज अ सोसाइटी का कोलैप्स ही हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। इंटरनेट यूसेज शुड बी एथिकल, और वो एथिकल ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ बोल दो, उसके बारे में आप ये सब चीज़ें ऐड कर दोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप मैंने आपको सही तरीका समझा दिया किस तरीके से आंसर्स को अप्रोच करते हैं। आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना है, 300 शब्दों में लिखना है, 400 शब्दों में लिखना है। पहली बात, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वहाँ पर स्पेस मिले, और जो स्पेस मिलेगा ना वो मॉडरेट आंसर राइटिंग के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत डेप्थ में जा कर के लिख रहे हो या बहुत स्मॉल लिख दे रहे हो। तो कभी कभी होगा कि मान लेते हैं आपको इतना स्पेस मिला, आपने यहाँ से लिखना चालू किया, इतना 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 किया, और यहीं आपका आंसर फिनिश हो गया। कोई बात नहीं, आप यहाँ छोड़ करके, मतलब आपको इतना ही आता था, घचर पचर करने की कोशिश मत करना। भला ये इतना स्पेस है, खाली छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, आप खाली छोड़ देना उसको। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आ गया, इतना स्पेस आपका खाली छूट गया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखोगे, एग्जामिनर आपके उस स्पेस पे आपको जज नहीं करेगा। उसको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया उसने ठीक ठाक आंसर दे दिया, हमने उसको मार्क दे दिया। मान लेते हैं आपको 3/4 ही यहाँ पर मिले, एग्जामिनर वहाँ से प्री कंसीव नोशन नहीं लेकर के जाएगा अगले क्वेश्चन पे। उसको पता है कि हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं आपके लिए ईजी है और आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरा स्पेस मान लेते हैं नीचे तक स्पेस था, और आपने पूरा अच्छे से यूटिलाइज करके अंत तक लिखा, इवन आखिरी लाइन तक पहुंच गए आप, और यहाँ कहीं आपने फिनिश किया। एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड, क्योंकि उसको पता है इंडिविजुअलिटी के बारे में बात, तो ये आपको यहाँ पर 4/4 दे देगा। इस पर फोकस करना है, ये नहीं कि उल जलूल चीज़ें घुसेड़ दिए एक में। तो एक बार आपने नेगेटिव इंप्रेशन बनाया, एग्जामिनर समझ जाएगा, आपको यहाँ भी 2.5 देगा और यहाँ भी 2.5 देगा, और आपके 1.5-2 नंबर कहाँ कम हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ गए? तो ये गलतियाँ नहीं करना। स्पेस आपको मॉडरेट लेवल पे ही मिलेगा, और उसका कई बार सदुपयोग होगा, दुरुपयोग आपको नहीं करना। मैंने बता दिया किस तरीके से। आई होप आपकी ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प कर पाई होगी। हर क्वेश्चन को आप किस तरीके से अप्रोच करोगे वो आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, अपनी आपकी इंडिविजुअल समझ है, इंडिविजुअल इंटेलेक्ट है। मैंने आपको जो हिंट दिया वो सिर्फ इसलिए दिया कि आप उसका यूज़ करो आगे की प्रैक्टिस में। और ये वीडियो भले ही 10 लोग देखें, भले ही 15 लोग देखें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तक जो आए हो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ। आपको अगर कोई अच्छी बात लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ एक हेल्प कर देना मेरी भी, कि अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें मिस करी हूँ, आपको उससे थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर ज़्यादा या कम पता है तो आप बता सकते हो। मैं बिल्कुल आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए तरसता हूँ कि आप मुझे सही बात बता सको, मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। कोई सवाल सुझाव मेरे लिए हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे कुछ बताना हो छोटे भाई बड़े भाई के रूप में समझ करके, तो आप बिल्कुल बता सकते हो, आपका पूरा स्वागत रहेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। कोई सवाल सुझाव जरूर बताइएगा। नमस्कार।